देख समंदर दरिया आएगा, आज नहीं तो कल सही तेरा मेहनत रंग लाएगा। राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी सीरीज पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज एनसीईआरटी के चैप्टर 1 ठोस अवस्था का सॉलिड स्टेट का लेक्चर 10 हम लोग पढ़ेंगे। इस लेक्चर 10 के लिए आज का टॉपिक है हमारा क्रिस्टलीय दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट। कि क्रिस्टल में कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से दोष हो सकते हैं, इन दोष को हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। आपको जैसे कि पूर्व से विदित है कि क्रिस्टल के अवयवी कणों का व्यवस्था जो होता है वह नियमित होता है, और नियमित होने के साथ साथ त्रिविमीय होता है। लेकिन कोई ऐसा कारण रहा होगा जिस कारण से उसके अवयवी कणों के व्यवस्था में अनियमितता आ जाए, तो उसी अनियमितता के कारण उत्पन्न दोष को क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गया भाई। क्रिस्टलीय दोष को मुख्यतः दो हिस्सा में बांट दिया गया। एक को बोला जा रहा है बिंदु दोष, दूसरा को बोला जा रहा है रेखीय दोष। बिंदु दोष और रेखीय दोष में जो सबसे प्रबल चीजें हैं जिसके बारे में आपको डिस्कस करना है वो है आपका बिंदु दोष। कि बिंदु दोष किसे कहते हैं, हम रेखीय दोष के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में उतना नहीं पढ़ना आपको जितना कि आपको बिंदु दोष के बारे में पढ़ना। तो मुख्य रूप से हमारा टॉपिक होगा यहाँ पर बिंदु दोष। अब जैसे देखिए क्रिस्टलीय दोष एक्चुअल में होता क्या है, आपको पूर्व से पता है कि क्रिस्टल के अवयवी कणों का व्यवस्था नियमित होता है और त्रिविमीय होता है। ये सब क्रिस्टल का लैटिक पॉइंट है, जालक बिंदु है। और ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं ये अट्रैक्शन है, अंतराण्विक आकर्षण बल है, जिससे क्रिस्टल के पार्टिकल्स एक दूसरे में बंधे हुए हैं। यहाँ पर X प्लस है, Y माइनस है, यहाँ फिर Y माइनस है, यहाँ X प्लस है। अभी इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, लेकिन कोई कारण रहा होगा जिस कारण से मान लीजिए ये पार्टिकल्स रिमूव हो गया तो दोष उत्पन्न हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ गया तो दोष उत्पन्न हो जाएगा। पार्टिकल्स अपना जगह बदल लिया, यहाँ से पार्टिकल्स यहाँ आकर खड़ा हो गया तो दोष उत्पन्न हो जाएगा। यानी दोष उत्पन्न होने के बहुत सारे तरीका हो सकते हैं, उन सभी तरीका को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चूंकि ये सभी जालक बिंदु में अनियमितता के कारण होता है ना, इसलिए इन दोषों को कहते हैं बिंदु दोष कहते हैं। जब यही एक रो या पूरा कॉलम में अनियमितता, पूरा रो या पूरा कॉलम में अनियमितता के कारण होगा, तब वह जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा रो है, इस पूरे रो में अनियमितता आ जाए तो रेखा के रूप में है ना दोष, तो इसे दोष को कहेंगे रेखीय दोष। अब समय है कि बारी बारी से इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाए, इसके बारे में समझा जाए कि बिंदु दोष क्या होता है और रेखीय दोष क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चाएं करेंगे बिंदु दोष के ऊपर कि बिंदु दोष क्या होता है। बिंदु दोष और रेखीय दोष को अलग अलग करते हुए दोनों दोष पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु में अनियमितता के कारण दोष उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। सामान्य तौर पर बिंदु दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आप बहुत बार 2 प्रकार के भी पढ़ते हैं, वो भी सही है। अब देखिए मुख्य रूप से ना चर्चा किया जाता है स्टोकियोमेट्रिक का, नॉन स्टोकियोमेट्रिक का। अशुद्धता दोष, इम्प्यूरिटी दोष को इसी के अंदर समाहित कर लिया जाता है। तो अगर आप 2 टाइप कहीं पढ़ लिए तो वो भी ठीक है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो सामान्य तौर पर बिंदु दोष जो है वह 3 टाइप के हैं, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और अशुद्धता दोष। जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस किसके बारे में करेंगे, स्टोकियोमेट्रिक दोष के बारे में करेंगे। मान लो भाई स्टोकियोमेट्रिक दोष क्या है, इस बात को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि मानिए कि किसी क्रिस्टल में 2 प्रकार के पार्टिकल्स हैं, एक X प्लस है, दूसरा X माइनस है। इसका हम अनुपात निकाल लेते हैं कब, जब ये दोष मुक्त है, दोष मुक्त है, ठीक है। और फिर से इसका अनुपात निकालते हैं कब, जब इसमें दोष हो जाता है X प्लस और Y माइनस का अनुपात अभी हम कर लेते हैं क्या, दोष युक्त कर लेते हैं। तो दोष युक्त और दोष मुक्त में दोनों टाइप जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक परमाणु का अनुपात बराबर होगा उसे हम कहेंगे स्टोकियोमेट्रिक दोष। तो कह सकते हो सर कि वैसा क्रिस्टलीय दोष जिसमें दोष के पूर्व एवं दोष के पश्चात, दोष से पहले और दोष के बाद धनात्मक और ऋणात्मक परमाणु का अनुपात बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं सर, तो उसे कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टलीय दोष।
कहने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टलीय दोष के 4 टाइप हैं। कितने टाइप है भाई? स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टलीय दोष के 4 टाइप हैं, लेकिन उसमें से मुख्य जो है वह कितना टाइप है? 2 टाइप है। मुख्य टाइप 2 टाइप, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष। तो हम लोग मुख्य रूप से चर्चा किसके ऊपर करेंगे? फ्रैंकल दोष के ऊपर। और किसके ऊपर करेंगे? शॉर्टकी दोष के ऊपर करेंगे। तो अभी आपने इसके अंतर्गत सीखा कि भाई स्टोइकियोमेट्रिक के अंतर्गत वही आ सकता है जिसमें दोष के पहले और दोष के बाद धनात्मक और ऋणात्मक परमाणु का अनुपात जो है बराबर होना चाहिए, रेशियो में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब इसी के सबसे पहला टाइप को हम लोग डिस्कस करते हैं, जिस टाइप का नाम है स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टलीय, ये शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे शॉर्टकी दोष। बहुत बार ये स्कॉटकी दोष भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप शॉर्टकी बोल लीजिए, स्कॉटकी बोल लीजिए, बात बराबर है। देखिए ये ना एक कंप्लीट क्रिस्टल जालक है जिसमें x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस, बिल्कुल कंप्लीट रूप में एक जालक है। अब इन जालक से क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्या था, तो भाई यहाँ पर x प्लस था और यहाँ पर क्या था? y माइनस था। अब एक पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर था x प्लस और इस पोजीशन के ऊपर था y माइनस। तो जब किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु से समान संख्या में, समान संख्या मतलब जितना धनायन उतना ऋणायन, समान संख्या में धनात्मक एवं ऋणात्मक परमाणु विलुप्त हो जाता है, तो उसे कहते हैं शॉर्टकी दोष। यानी इस प्रकार उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? शॉर्टकी दोष कहलाता है। तो शॉर्टकी दोष के ये टर्म हो गए। तो शॉर्टकी दोष में आपने देखा कि जब क्रिस्टल के जालक बिंदु से समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक परमाणु विलुप्त होता है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष शॉर्टकी दोष कहलाता है या स्कॉटकी दोष कहलाता है। स्कॉटकी दोष के कारण चूंकि कण चला गया ना, तो भाई देखो घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान बटा आयतन। अब क्या सूत्र है? तो सूत्र है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान घट गया, द्रव्यमान क्या हो गया? कण निकला। एक कार्टून के अंदर 50 सेब भरे हुए, 2 सेब निकाल लेंगे, 48 सेब बचा। बताओ कार्टून के द्रव्यमान घटे या बढ़े? तो भाई द्रव्यमान घटा, लेकिन कार्टून का आयतन तो उतना ही है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कार्टून उतना ही है। कार्टून थोड़ी कहेगा कि 2 सेब निकल गया तो हम थोड़ा पिचक लेते, नहीं, वो पिचकने वाला है नहीं। तो द्रव्यमान घट चुका है लेकिन आयतन उतना ही है, जिससे घनत्व में कमी होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं, शॉर्टकी दोष मुख्यतः जो है वह कौन रिप्रेजेंट करता है? तो शॉर्टकी दोष मुख्यतः रिप्रेजेंट करता है कौन? तो क्षारीय मृदा धातु का यौगिक, क्षारीय मृदा धातु का, ये क्षारीय धातु का, सॉरी मृदा नहीं, क्षारीय धातु का हैलाइड रिप्रेजेंट करता है। तो क्षारीय धातु के जितने हैलाइड होंगे वह मुख्य रूप से किस प्रकार के दोष रिप्रेजेंट करेंगे? शॉर्टकी दोष। अब देखिए पहला बात हो गया। दूसरा बात की घनत्व कम रहा है, दूसरा बात घनत्व कम रहा है, वो तो ऊपर लिखा हुआ। तीसरा बात यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या? घनत्व में कमी। चौथा बात कि चूंकि, तीसरा बात में हम लोग पहले चल लेते हैं। तीसरा ये कि चूंकि अब धनात्मक और ऋणात्मक परमाणु विलुप्त हुआ है, तो जालक बिंदु खाली हुआ है, तो रिक्तिका उत्पन्न होता है। यही एक दूसरा टाइप हो जाता है कि इसमें अतिरिक्त रिक्तिका उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? रिक्तिका उत्पन्न होता है। तो शॉर्टकी दोष के 3-4 बिंदु सबसे शानदार हो गए। अंतर लिखने में काम आएगा शॉर्टकी और फ्रैंकल में, किसके जरिए? तो भाई इन चीज़ों के जरिए आप शॉर्टकी और फ्रैंकल में अच्छे खासे अंतर लिख सकते हैं। अच्छा तरीका से इसके अंतर को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, अब इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं शॉर्टकी दोष के बाद दूसरा दोष है हमारे पास फ्रैंकल दोष। कि फ्रैंकल दोष क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। चल भाई तू हट जा, ये तो हटना ही हटना है। अब हम लोग आ जाएंगे इसके दूसरे टाइप के ऊपर, और दूसरा टाइप है हमारा क्या? तो दूसरा टाइप है हमारा फ्रैंकल दोष। आपने सुना होगा एक कुआं में 24 मेढक, बताओ एक मर गए तो कितने मेढक? अरे भाई कुआं के अंदर वो है ना, जब कुआं के अंदर है तो मेढक मर के भी उसी में, अभी भी 24 है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लगाओ। इसमें क्या होता है, कोई धनात्मक परमाणु, कोई भी धनात्मक परमाणु अपने जालक बिंदु से निकलता है और निकलकर लैटिक का जो स्ट्रक्चर है, जालक का जो संरचना है, उसमें जाकर फंस जाता है, निकल के बाहर रिमूव नहीं हो पाता है। तो जब कभी भी किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु से
धनात्मक परमाणु निकलकर जालक संरचना में फंस जाता है, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? फ्रैंकल दोष कहलाता है। आप इसे अंतराकाशी स्थल में फंस जाना भी कहते हैं कि अंतराकाशी स्थल। अंतराकाशी स्थल मतलब सर अवयवी परमाणु के बीच जो खाली स्थान है ना, उस खाली स्थान को, जैसे इस दोनों के बीच, इस चारों के बीच देखो ये खाली स्थान है, इस चारों के बीच ये खाली स्थान है, इस चारों के बीच ये सब स्थान जो है अंतराकाशी स्थान कहलाते हैं। और इसमें आके फंस गया, जैसे देखिए यहाँ पर छोटा एक्स आके फंस गया है। एक्स आके जब फंस गया तो ये कौन से दोष हो गए? फ्रैंकल दोष हो गया। फ्रैंकल दोष के कारण अब हुआ क्या? घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फ्रैंकल दोष के कारण घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? बात वही है, एक कार्टून में 50 सेब, एक सेब निकाला तो सही, लेकिन किसी को आते देख लिया, फटाक से उसी में रख दिया। भाई निकाला सही, किसी को आते देख लिया, उसी में रख दिया। वैसा व्यवस्था में नहीं रखाया, लेकिन द्रव्यमान तो उसी में चला गया ना। जब ना द्रव्यमान बदला ना आयतन बदला तो घनत्व तो बदलेगा? नहीं न बदलेगा। क्यों बदलेगा भाई? क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि घनत्व बराबर सूत्र है द्रव्यमान बटा आयतन, पहले भी उतना था, अभी भी उतना। तो फ्रैंकल दोष के कारण घनत्व अपरिवर्तनशील रहता है, या घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब दूसरी बात कि फ्रैंकल दोष मुख्यतः कौन दर्शाता है? तो फ्रैंकल दोष जो है मुख्यतः वह संक्रमण धातु का यौगिक दर्शाता है। संक्रमण धातु का यौगिक रिप्रेजेंट करता है। एक यौगिक ऐसा है, इसमें AgBr चांदी का ब्रोमाइड, ये संक्रमण धातु है। आपने इस एग्जाम्पल को शॉर्टकी दोष में भी देखा और फ्रैंकल दोष में भी देखा। तो AgBr दोनों तरह का दोष रिप्रेजेंट करता है, शॉर्टकी दोष भी और फ्रैंकल दोष भी। दूसरा कि घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी चेंज नहीं होता है। तीसरा होता क्या है कि धनात्मक परमाणु अपने जालक बिंदु से इधर उधर भाग जाता है, अंतराकाशीय स्तर में फंस जाता है, तो डिसलोकेटेड हो जाता है। इसलिए इसको, यानी इसमें हम कहेंगे कि धनात्मक परमाणु विस्थापित हो जाता है। कैसा हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। देखो विस्थापन अलग बात है, प्रतिस्थापन अलग बात है। प्रतिस्थापन का मतलब उसके जगह पर कोई आ गया, विस्थापन का मतलब वो नहीं है, वही है लेकिन अपने जगह को छोड़ दिया, अपने जगह से अलग हो गया। तो ये मुख्य अंतर हो जाएंगे आपके फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष में। ठीक है, तो ऐसे करके आप दोनों में अंतर भी लिख सकते हैं। आगे ये क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी प्रारूप में भी ये क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, जो स्टोइकियोमेट्रिक दोष के दो टाइप थे, उसको पढ़ने के बाद नए टाइप की ओर चलेंगे। और नया टाइप जो हमारा होगा वह होगा नन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। तो भाई स्टोइकियोमेट्रिक दोष और नन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में क्या डिफरेंट है? इसके अंदर ना, जब आप नन स्टोइकियोमेट्रिक दोष को पढ़ेंगे तो इसमें x प्लस बटा y माइनस इसको आप कर लो दोष मुक्त, यानी जब इसमें कोई बीमारी नहीं हो, बिल्कुल परफेक्ट नजर आए ये तब। और x प्लस बटा y माइनस जब इसमें बीमारी हो, यानी कर दो दोष युक्त। इन दोनों कंडीशंस में इसके धनात्मक और ऋणात्मक परमाणु का अनुपात बराबर नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? नन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। भाई नन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टलीय दोष में मुख्य टर्म यही है कि वैसा क्रिस्टलीय दोष जिसमें दोष के पूर्व एवं दोष के पश्चात धनात्मक एवं ऋणात्मक परमाणु का अनुपात परस्पर बराबर नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? तो नन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। नन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टलीय दोष के दो टाइप हैं, उन दोनों टाइप को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टलीय दोष का सबसे पहला टाइप है धातु अधिकता दोष। देखो भाई, धातु अधिकता दोष किसको कहेंगे? जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो उसको धातु अधिकता दोष कहेंगे। अब धातु की मात्रा अधिक कब होगा? जब किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु से ऋणात्मक परमाणु विलुप्त हो जाए, या किसी क्रिस्टल के जालक संरचना में या अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त धनात्मक परमाणु प्रवेश कर जाए, तो इस प्रकार उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? धातु अधिकता दोष कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें से कोई एक ऋणात्मक परमाणु विलुप्त हो गया, जैसे यहाँ से एक ऋणात्मक परमाणु विलुप्त हो गया है और आवेश को संतुलित करने के लिए, क्योंकि ऋणात्मक चला गया तो आवेश को संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन का उपयोग इसमें हम कर रहे हैं।
अब चूंकि परमाणु गया ना तो घनत्व क्या होगा देख लीजिए, जब परमाणु घटा तो द्रव्यमान घटा, द्रव्यमान घटा तो घनत्व घटता है। तो हम यहाँ लिख देंगे घनत्व में क्या होती है, घनत्व में कमी होती है। कब? जब ऋणात्मक परमाणु विलुप्त होता है। जब अतिरिक्त धनात्मक परमाणु प्रवेश करता है तो क्या होती है भाई, घनत्व में वृद्धि होती है। क्या होती है? घनत्व में वृद्धि होती है, घनत्व बढ़ता है। तो धातु अधिकता दोष के कारण आप दोनों चीजें एक साथ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? दोनों चीजें एक साथ कि घनत्व इसका बढ़ता भी है और घनत्व इसका घटता भी है। एक टाइम बढ़ेगा और एक टाइम घटेगा। कब घटेगा? जब ऋणात्मक परमाणु विलुप्त हो जाए। कब बढ़ेगा? जब धनात्मक परमाणु प्रवेश कर जाए। अब इन दोनों सिचुएशंस में आवेश को संतुलित करने के लिए इसमें स्वतः एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, जिस प्रारूप में जब घनत्व में कमी होती है, यानी जिस टाइम पर निगेटिव पार्टिकल्स विलुप्त होकर रिक्त स्थान उत्पन्न करता है, तब इसको कहते हैं एफ केंद्र। क्या कहते हैं भाई? एफ केंद्र कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एफ केंद्र को यहाँ अच्छा से समझिए, क्योंकि एफ केंद्र के कारण जो है कलर चेंज हो जाता है, कलर बदल जाता है। कलर मतलब क्या भाई? रंग बदल जाता है। ठीक है, चलो क्रिस्टल के रंग बदल रहे हैं, ये अच्छी बात है। वक्त वक्त की बात है कि कभी कभार लोगों के रंग भी बदलते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? समझ जाओगे सही समय पर। चलो इसे देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी हमने एक जालक स्ट्रक्चर लेते हैं। हाँ, इसमें से सभी पार्टिकल्स को पहले हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमने जितने पार्टिकल्स था वहाँ रिप्रेजेंट कर लीजिए, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस। अब हुआ क्या कि कोई ऋणात्मक परमाणु अपने जगह से विलुप्त हो गया, तो इस ऋणात्मक परमाणु का आवेश संतुलित करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, ऋणायनी रिक्तिका को अधिकृत करके। उसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कहते हैं एफ केंद्र। क्या कहते हैं भाई? एफ केंद्र कहते हैं। बात समझ में आई? एफ केंद्र के कारण रंग बदल जाता है। रंग कैसे बदलता है? तो लिथियम क्लोराइड का रंग गुलाबी देखने को मिलता है, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। पोटासियम क्लोराइड का रंग जो है बैंगनी देखने को मिलता है। इसके अलावा मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, NaCl का रंग पीला हो जाता है। जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का रंग भी पीला हो जाता है। अब मानिए कि आपके पास एक क्वेश्चन आया कि जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर यह रंगीन हो जाता है, क्यों? तो आप क्या कहोगे? जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर, जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर, भाई जिंक ऑक्साइड को तो हम गर्म कर लेंगे, तो जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर धातु अधिकता दोष के कारण, किस दोष के कारण? धातु अधिकता दोष के कारण एफ केंद्र उत्पन्न होता है, फलस्वरूप यह रंगीन हो जाता है। यह क्वेश्चन आएगा कि लिथियम क्लोराइड को गर्म करने पर गुलाबी हो जाता है, क्यों? तो उसमें भी सेम आंसर लिखना सर। लिथियम क्लोराइड को गर्म करने पर धातु अधिकता दोष के कारण उसमें एफ केंद्र उत्पन्न हो जाता है, फलस्वरूप लिथियम क्लोराइड गुलाबी हो जाता है। लेकिन यहाँ जो सबसे आवश्यक टर्म है, उस टर्म को भी समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए समझना बहुत आवश्यक है कि एफ केंद्र में केवल फिगर से काम नहीं चलना, एफ केंद्र में फिगर के अलावा भी चीजें करना है। क्या करना पड़ेगा? तो एक बार इन सब चीजों को देख लेते हैं कि फिगर के अलावा इसमें और क्या क्या करना पड़ सकता है हमको। तो जैसे कि हमें दिखाना होगा लिथियम क्लोराइड को हम हिट करेंगे भाई, तो Li++ हाफ Cl2 प्लस E-, ये जो E- है यही F केंद्र है। इसी F केंद्र को दिखाना पड़ता है। जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक बातें स्पष्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर जिंक ऑक्साइड है तो जिंक ऑक्साइड को आप हिट करो, Zn2+ हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। देखिए इसमें भी F केंद्र बन रहा है, ये F केंद्र भी आपको दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो धातु अधिकता दोष के क्या मुख्य टर्म आए निकल के कि पहला टर्म आया, या तो कोई ऋणात्मक परमाणु विलुप्त हो जाए या धनात्मक परमाणु प्रवेश कर जाए, जिसके वजह से आवेश को संतुलित करने के लिए क्रिस्टल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, और उसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र का आप डेफिनेशन बनाएंगे, किसी क्रिस्टल में उपस्थित ऋणायनी रिक्तिका, किसी क्रिस्टल में
उपस्थित ऋणायनीय रिक्तिका को अधिग्रहित जो इलेक्ट्रॉन करता है उसे एफ केंद्र कहते हैं। आप ऐसे करके इसे डिफाइन भी कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन है उस पर हम उस टाइप पर डिफाइन भी करेंगे। अब चलते हैं इससे आगे के सिचुएशन पर। धातु अधिकता दोष के बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है धातु अल्पता दोष, यानी धातु अल्प जिसमें हो उसको धातु अल्पता दोष कहेंगे। इस बार क्या होगा सर, जब किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु से कोई धनात्मक परमाणु विलुप्त हो जाए या किसी क्रिस्टल के जालक संरचना में अतिरिक्त ऋणात्मक परमाणु प्रवेश कर जाए तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होंगे उस दोष को हम क्या कहेंगे भाई, तो उस दोष को हम कहेंगे धातु अल्पता दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इसमें भी दो सिचुएशंस होगा, जब धनात्मक परमाणु विलुप्त होगा तो घनत्व में क्या होगी, तो घनत्व में कमी होती है, और जब ऋणात्मक परमाणु प्रवेश करेगा तो क्या होगी भाई, तो घनत्व में वृद्धि होती है, घनत्व जो है बढ़ जाता है ना। तो दोनों सिचुएशन है इसमें भी, धातु अल्पता दोष के कारण भी क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता भी है और घटता भी है। अब होता क्या है, जब धातु कहीं से विलुप्त हो गया ना तो किसी एक धातु के ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस धातु के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज देखने को मिल रहा है। सभी धातु के ऊपर चार्ज +1 है, जबकि इस धातु के ऊपर चार्ज +2 है। तो ऐसा तब होता है जैसे कि मान लीजिए कि सामान्य तौर पर हमारे पास निकेल का सूत्र है NiO, निकेल ऑक्साइड का सूत्र है। लेकिन जब इसमें धातु अधिकता दोष उत्पन्न होता है तो होता क्या है, जैसे अगर निकेल ने +2 वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो निकेल के कुछ एटम्स +3 वैलेंसी रिप्रेजेंट करने लगेंगे। अब 2 से तो ज्यादा वैलेंसी है ना 3, ऐसे सिचुएशंस में धातु घट जाएगा, Ni 0.96 O 1.00। अब ये डिपेंड करेगा कितना मात्रा में Ni3+ आया है, ये वैल्यू वैसे भी हो सकता है Ni 0.94 O 1.00। तो देख रहे हैं हमेशा ऑक्सीजन फिक्स है, लेकिन संख्या बदल रही है, तो किसकी संख्या घट रही है, तो किसकी, धातु की। अब चलते हैं इससे और आगे के टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने अभी तक में देखा, क्या क्या देखा, स्टोकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। स्टोकियोमेट्रिक दोष के भाई कितने प्रकार, 2 प्रकार, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष। नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष के भी 2 प्रकार, धातु अधिकता दोष और धातु अल्पता दोष। अब हम लोग चलते हैं तीसरा दोष के ऊपर, और तीसरा दोष क्या है, अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष होता कैसे है, किन सिचुएशन में होता है, इन बातों को आप समझ लीजिए कि अगर कोई क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में कोई धात्विक आयन है और एक उससे उच्च धात्विक आयन वाला कोई क्रिस्टल मिला दिया जाए, तो क्रिस्टलीकरण के दौरान उसमें से किसी के ऊपर एक्स्ट्रा आवेश आ जाता है या एक्स्ट्रा धातु प्रवेश कर जाता है, तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, अशुद्धता दोष कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास स्ट्रोंटियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है, के क्रिस्टलीकरण के बाद जो दोष इसमें उत्पन्न होगा वो अशुद्धता दोष होगा। कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टलीकरण के बाद, दोनों को मिलाने के बाद जो दोष उत्पन्न होगा वो अशुद्धता दोष होगा। इसके बाद है हमारा दूसरा रेखीय दोष। यदि किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु में रेखीय रूप से अनियमितता उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय दोष कहते हैं। और रेखीय दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में बहुत अधिक कमी देखने को मिलता है। इन सब बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक हम लोग सूत्र पढ़ लेंगे, या चलिए बाद में जब एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मूल टॉपिक था आपका वो था क्रिस्टलीय दोष। क्रिस्टलीय दोष के मूल 2 प्रकार, बिंदु दोष और रेखीय दोष। फिर बिंदु दोष को मूल रूप से 2 प्रकार या 3 प्रकार में भी कभी कभार बांटते हैं। हमने यहाँ पर 3 प्रकार में बांटा, आप मूल रूप से 2 प्रकार में भी बांट सकते हैं। स्टोकियोमेट्रिक दोष और नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष के अंतर भी बांटा जा सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब बारी है किसका, तो अब बारी है एनसीईआरटी क्वेश्चन का, और एनसीईआरटी क्वेश्चन के विभिन्न प्रारूपों को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ताकि आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन है, जब ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है, इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और कैसे, ये सब बताइए। देखिए, जब क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो
रिक्तिका के कारण या धातु रिक्तिका युक्त धातु अधिकता दोष उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? रिक्तिका युक्त धातु अधिकता दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, जिससे होता क्या है, तो जिससे क्रिस्टल के रंग में परिवर्तन होता है तथा घनत्व घट जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम दिखा सकते हैं। दो भौतिक गुण तो हमने दिखा दिया। जैसे मान लीजिए जिंक ऑक्साइड, इसको हम हीट कर देंगे तो Zn2 प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यही 2 इलेक्ट्रॉन माइनस जो है हमारा F केंद्र का काम करेगा। ठीक है, ऐसे करके आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। ये 2 नंबर के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन? तो एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं। भाई, निम्नलिखित क्रिस्टल किस प्रकार का स्टोकियोमेट्रिक दोष दर्शाता है? देखो, हमारे पास कुछ क्रिस्टल है, कहता है कि कौन सा स्टोकियोमेट्रिक दोष दर्शाता है। स्टोकियोमेट्रिक दोष के 2 ही टाइप थे, एक टाइप था शॉर्टकी और दूसरा टाइप था फ्रैंकल। तो इसी 2 में से कोई टाइप होना ना। अंतराकाशी भी होता है, रिक्तिका भी होता है, लेकिन उसकी मूल चर्चाएं नहीं होती। AGBR ये दोनों दर्शाता है। इसमें हम AGBR में हम क्या लिख देंगे? शॉर्टकी भी लिख देंगे और क्या लिख देंगे? फ्रैंकल भी लिख देंगे, दोनों दर्शाता है। लेकिन जिंक सल्फाइड या जिंक ऑक्साइड ये मूलतः केवल और केवल कौन सा दोष रिप्रेजेंट करता है? तो फ्रैंकल दोष रिप्रेजेंट करता है। तो हम केवल और केवल फ्रैंकल लिखेंगे। इसका भी आंसर आपको मिल गया। ऑब्जेक्टिव बेसिस का क्वेश्चन था। एनसीईआरटी के अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है आपका, भाई कहता है समझाइए। अब समझाना बुझाना है तो समझाने बुझाने में थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा चीज़ों को। आप अच्छा से अगर समझ लिए तो आप अच्छा से समझा बुझा लीजिएगा, अच्छा से नहीं समझे तो नहीं समझा बुझा पाइएगा। क्या समझाने बुझाने के लिए कहता है कि समझाइए कि एक उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तिकाएं किस प्रकार प्रविष्ट होती है, मतलब रिक्तिकाएं किस प्रकार उत्पन्न हो जाती है। बात को समझो। देखो सर, है क्या? बात को ध्यान से समझिए। हमारे पास एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल का नाम है NaCl और NaCl बना है Na++Cl-। बात समझ में आ रही है ना? अब इसमें ये 3 लैटिस पॉइंट है यहाँ, 3 लैटिस पॉइंट है यहाँ। अब सभी लैटिस पॉइंट को लैटिस स्ट्रक्चर से हम अटैच कर देते हैं और पार्टिकल्स पर चर्चाएं करके देख लेते हैं कि क्या क्या होना है और कौन कौन से विश्लेषण जाना। जैसे कि यहाँ पर Na+ है, Cl- है, फिर से Na+ है, यहाँ पर फिर Cl- है, Na+ है, Cl-। ऐसा स्ट्रक्चर भरा पड़ा है। अब किसी ने क्या करना है कि सोडियम के जगह पर हमें कैल्शियम को डालना है। क्योंकि कैल्शियम सोडियम से उच्च वैलेंसेबल है, इसका वैलेंसी 2 है। तो अब देखो, अगर जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो होगा क्या? क्या होगा भाई? क्या होगा? जो होगा वो होगा। देखते हैं क्या क्या होगा। 1 2 3, जितना बोला आपने, जितना लैटिस पॉइंट पहले बनाया उतना डालें। अब देखो सर, सोडियम के ऊपर चार्ज +1 है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2 है। कैल्शियम कहेगा कि नहीं, 2 को तो हटवी तब एगो हम एगो, मतलब इसका मतलब क्या है? सोडियम का चार्ज 2 सोडियम का चार्ज 1 कैल्शियम के चार्ज के बराबर है, अर्थात 2 को सोडियम को हटना पड़ेगा और उसके बदला में जाएगा क्या? वो कैल्शियम, 1 ही कैल्शियम जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ कर लेते हैं। हम इस सोडियम को, यहाँ वाले सोडियम को हटा लेते हैं, यहाँ वाले सोडियम को हटा लेते हैं और कहीं एक जगह पर Ca2+ डाल देते हैं। Ca2+ हमने डाल दिया, Cl-। अब ये क्या हो गया? रिक्तिका हो गया। ये क्या हो गया? रिक्तिका हो गया। फिर से यहाँ पर Cl-
Na+Cl-। तो समझ में आ गया किस प्रकार से रिक्तिकाएं प्रविष्ट होती है। तो इसमें क्या समझ में आया भाई? तो इसमें ये समझ में आता है कि एक उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि में मिलाने पर निम्न संयोजी धनायन वाला प्रतिस्थापित हो जाता है आवेश को संतुलित करने के लिए। तो आप लिख देंगे एक उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर निम्न संयोजी वाला परमाणु या निम्न संयोजी वाला धातु प्रतिस्थापित हो जाता है ताकि क्रिस्टल का आयन संतुलित हो सके। आप इस तरह से भाषा बनाकर लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन के ऊपर। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भाई किधर है? इधर ही होगा, हाँ यही, ये रहा एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या कहता है? इस क्वेश्चन में कहता है कि जिन आयनिक ठोसों में धातु अधिक दोष के कारण ऋणायनी रिक्तिकाएं होती है, धातु अधिक दोष के कारण यानी धातु अधिकता दोष के कारण ऋणायनी रिक्तिकाएं होती है, वे रंगीन होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसे उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। हम एग्जांपल ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर धातु अधिक दोष के कारण रिक्तिकाएं उत्पन्न होती है, फलस्वरूप एफ केंद्र बनता है। फलस्वरूप क्या बनता है? एफ केंद्र बनता है, जिससे यह रंगीन हो जाता है। ऐसा हम भाषा में लिख डालेंगे। तो भाषा में जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? भाषा हम ऐसा लिखेंगे और उसके नीचे ये समीकरण डाल देंगे। भाषा भी हम यहाँ लिख देते हैं। भाषा लिख देते हैं कि जिंक ऑक्साइड को क्या करने पर? गर्म करने पर क्या होता है? धातु अधिकता दोष के कारण ऋणायनी, क्या ऋणायनी? तो ऋणायनी रिक्तिका होती है, जिससे एफ केंद्र बनता है, फलस्वरूप क्रिस्टल क्या होता है? तो फलस्वरूप क्रिस्टल रंगीन हो जाता है। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना? उसके नीचे ये वाला इक्वेशन यहाँ पर फिट कर देना। यहाँ इक्वेशन डाल दीजिएगा, हो गया कंप्लीट आंसर। ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बारी बारी से सब तक हम लोग पहुँच रहे हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो कुछ भी एनसीईआरटी के जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन थे सारे आपको बतलाए जा रहे हैं। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? तो ध्यान से देखिए। कहता है कि उचित उदाहरण द्वारा निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। भाई आपने शॉर्ट की दोष पढ़ा है, परिभाषित कर लीजिए। इसका परिभाषा, इसके आंसर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो इसका परिभाषा लिख देंगे। परिभाषा क्या है? जब क्रिस्टल के जालक बिंदु से समान संख्या में धनात्मक एवं ऋणात्मक परमाणु विलुप्त होता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष शॉर्टकी दोष कहलाता है। अब कुछ एक एग्जाम्पल दे देंगे। कुछ एक एग्जाम्पल के बाद एक छोटा सा चित्र बना देंगे, 3x2 का एक चित्र बना देंगे। और 3x2 का चित्र बनाने के बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज लिख देंगे। जैसे शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। शॉर्टकी दोष मुख्यतः वर्ग 1 का तत्व अर्थात वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु का यौगिक या क्षारीय धातु का हैलाइड प्रदर्शित करता है। शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल में अतिरिक्त रिक्तिकाएं उत्पन्न होती हैं। ये सब चीजें आप बोल सकते हैं। बिल्कुल वही सेम कंडीशंस फ्रैंकल दोष में हम डाल सकते हैं। अब उसके बाद है अंतराकाशी दोष या अंतराकाशी। अंतराकाशी किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी क्रिस्टल के जालक बिंदु के बीच उपस्थित अतिरिक्त परमाणु के कारण उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? अंतराकाशी दोष कहलाता है। तो आप इस डेफिनेशन को ऐसे लिखेंगे। ये हमने ऊपर भी नहीं बताया, तो यहाँ पर हम इसका डेफिनेशन कंप्लीट करके लिख ही देते हैं। क्या लिखेंगे? तो देखिए, किसी क्रिस्टल के
जालक संरचना में अतिरिक्त मतलब क्या, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त परमाणु प्रवेश कर जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। अंतराकाशी दोष कहलाता है। जैसे आप अगर फिगर बनाना चाहें तो बहुत आसान है इसका फिगर। 3x2 का एक फिगर बना दीजिए, 1 2 3, 1 2 3। अब ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच कर दीजिए। हमने अटैच कर दिया, डॉटेड लाइन डालना है आपको, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा एक पार्टिकल्स यहाँ, एक पार्टिकल्स यहाँ, जैसे यहाँ प्लस डाल देते हैं, यहाँ वाई माइनस डाल देते हैं। देख रहे हैं एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रवेश कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी इसमें प्लस वाला पार्टिकल्स माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो पार्टिकल्स पहले से है जालक बिंदु पर, बट अंतराकाशी स्थान में भी पार्टिकल्स प्रवेश कर जाए तब जो दोष कहलाएगा वह कौन सा दोष कहलाएगा, अंतराकाशी कहलाएगा। और एफ केंद्र आपने ऊपर में देख ही रखा है कि किसी क्रिस्टल में उपस्थित ऋणायनी रिक्तिकाओं को इलेक्ट्रॉन अधिग्रहित करता है, जिसे एफ केंद्र कहते हैं, और एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था। और भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बारी बारी से हम लोग वहाँ तक भी पहुँच रहे हैं। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, देखिए ये एक नॉमिकल बेसिस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन में कहता क्या है, धनायन रिक्तिका की संख्या। तो भाई धनायन रिक्तिका या धनायनी रिक्तिका की संख्या का सूत्र होता है सिंपल सा मोल गुना एवोगाड्रो संख्या। आप किसी दो क्रिस्टल को मिला देंगे तो उसमें धनायनी रिक्तिका उत्पन्न होगा, और जो रिक्तिका उत्पन्न होगा उसकी संख्या निकालना है तो मोल को एवोगाड्रो संख्या से गुना कर देंगे। जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है NaCl को 10⁻³ मोल प्रतिशत SrCl2 से डोपिट किया जा रहा है। अब इसका वैलेंसी यहाँ +2 है, इसका वैलेंसी +1 है, तो धनायनी रिक्तिका उत्पन्न होगा। इसका जो भी मोल प्रतिशत दिया हुआ है रख दीजिए, एवोगाड्रो संख्या का वैल्यू रख दीजिए 6.022 गुना 10⁻23, और फाइनली 6.022। अब उससे पहले थोड़ा सा परसेंटेज को छुड़ाइए, यहाँ से जब परसेंटेज हटाइएगा तो बटा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 6.022 गुना 10⁻23। अब 100 और 10⁻23 को काटेंगे तो 10⁻21, तो 6.022 गुना 10⁻21 और -3, भाई +21 -3 18, इतना रिक्तिका होगा धनायनी रिक्तिका। और कितना में होगा, तो प्रति मोल में होगा, तो हम जो कुछ भी लिखेंगे मात्रक में वो रिक्तिका के साथ प्रति मोल लगाना बहुत आवश्यक होगा। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं पूछे जाते हैं, बट नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, और नीट पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, और वो क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल से ही है, तो इस क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, विश्लेषण वाला क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस भी नीट के अंदर देखे गए हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, और ये चीजें आपने देखा था धातु अल्पता दोष के अंदर कि विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ निकेल ऑक्साइड का ये सूत्र है, ठीक है। तो उसमें निकेल आयन का कितना अंश Ni2+ और कितना अंश Ni3+ के रूप में विद्यमान है, ये आपको प्रॉपर बतलाना है। और इसे हम कैसे बतला सकते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है Ni0.98, Ni0.98 O1.00। अब बताओ इस पॉइंट को हम रिमूव कर देंगे, इस पॉइंट को भी रिमूव कर देंगे, तो इसे फाइनली लिखा जा सकता है ना Ni98 O100। अब यहाँ पर Ni दो प्रारूप में है हमारे पास, एक है Ni भाई क्या है, तो Ni2+ और Ni3+। अब इस दोनों प्रारूप की संख्या को निकालकर हमें वैल्यू को देखना है। टोटल संख्या हमारे पास निकेल का है कितना, 98 है, जिसमें इसकी संख्या x है
और इसकी संख्या हमारे पास कितना हो जाएगा 98 माइनस एक्स हो जाएगा। अब कोई भी क्रिस्टल है, कोई कंपाउंड है जिसमें कुल धन आयन और कुल ऋण आयन आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम यहाँ कर लेंगे कि चूंकि कुल धन आयन बराबर कुल ऋण आयन, दोनों को आपस में हम इक्वल कर देते हैं और दोनों वैल्यू रख भी देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर निकेल पर +2 है और निकेल की संख्या +2 वालों की संख्या कितना रखा है हमने, x रखा है, तो +2 गुना x प्लस, अब दूसरा निकेल पर आते हैं, +3 है, +3 गुना 98 माइनस एक्स इज इक्वल टू ऑक्सीजन का चार्ज -2। अब देखो चार्ज यहाँ से खत्म है, केवल हम 2 लिख रहे हैं और ऑक्सीजन की संख्या 108। क्यों 2 लिख रहे हैं इस बात को यहाँ से समझिए। जैसे NaCl है तो सोडियम +1 क्लोरीन -1, +1 इज इक्वल टू 0, +1 इज इक्वल टू +1, यानी निगेटिव वाला लेफ्ट साइड में होता है, जब उसको आप राइट साइड में ले जाते हो तो ऑलरेडी वहाँ निगेटिव से साइन चेंज होकर किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 98 को 3 से गुना कर लीजिए, बिल्कुल सिंपली जैसे आप करते हैं, 8 या 24, 9 या 27, 2 कितना 29, -3x बराबर 200। अब देख लो सर, +2x माइनस 3x इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू 200 माइनस 294। सो -x बराबर -94, माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 94। ये किसका वैल्यू है, Ni2+ का वैल्यू है। अब Ni3+ का वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 98 माइनस x कर देंगे, यानी 98 माइनस 94 कर देंगे तो 4 हो गए। बात यही नहीं है, जब भी आपका ये इस तरह का एनालिटिकल क्वेश्चन होगा तो इस एनालिटिकल क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में दिया रहेगा, तो आपको इसे परसेंटेज में भी सॉल्व करना है। परसेंटेज में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, Ni2+ का परसेंटेज देख लेते हैं। Ni+2 का वैल्यू कितना 94 और टोटल वैल्यू हमारे पास कितना है 98, गुना कर देंगे 100, तो ये Ni2+ का परसेंटेज आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। फिर परसेंटेज ऑफ Ni3+ के लिए चलेंगे तो Ni3+ का वैल्यू 4 है और टोटल वैल्यू 98 है, मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो इसका परसेंटेज पता चल जाएगा और दोनों का परसेंटेज जोड़कर देख लेंगे, 100 या 100 के अप्रॉक्स आ रहा है तो सही है, अन्यथा गलत है। तो आज का टॉपिक था आपका क्रिस्टलीय दोष से संबंधित जितने सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन और NCERT क्वेश्चन हुआ आपने देखा। अब NCERT के इस चैप्टर में ज़्यादा लेक्चर बचे नहीं हैं, केवल 2 लेक्चर आने हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप चाहते हैं कि NCERT का सारा क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको प्रोवाइड करवाया जाए तो आप जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के YouTube चैनल से और जोड़िए अपने साथियों को भी। धन्यवाद।